तो एक बार फिर से आपका एक नए टॉपिक के साथ हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है हाई कोर्ट्स, भारत में उच्च न्यायालय। तो हम आज बात करेंगे हाई कोर्ट्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, उनके जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके जजों की संख्या कितनी होती है, योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उनके कार्य क्या है, इन सब टॉपिक के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोर्ट है क्या। तो फ्रेंड्स, जब कभी व्यक्ति के अधिकारों की बात आ जाती है, उसके अधिकारों की रक्षा की बात आ जाती है और नागरिकों के अधिकारों की हनन की बात आती है, तो किसके पास जाते हैं हम? न्यायालय या कोर्ट के पास। न्यायालय या कोर्ट का संरक्षण लिया जाता है, क्योंकि कोर्ट व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। और फ्रेंड्स, साधारण शब्दों में समझे कि कोर्ट क्या है, तो आपको बता दें कि आपके अधिकारों की रक्षा करता है कोर्ट, और आपको न्याय दिलाता है कौन? कोर्ट। कहाँ मिलता है न्याय? कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, सुना होगा कि, चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति न्याय पाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो जगह जगह घूमता है, पुलिस के पास जाता है, पंचायत पे जाता है, कहीं भी जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, जब उसे कहीं भी न्याय नहीं मिलता है, तब जो पर्सन है वो कहाँ जाता है? किसका सहारा लेता है? कोर्ट का सहारा लेता है। वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि मुझे कोर्ट में न्याय ज़रूर मिलेगा। तो आपने जान लिया होगा कि कोर्ट है क्या। ठीक है, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाई कोर्ट्स। ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे भी उसके निम्न कोर्ट होते हैं। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, और जो स्टेट और राज्य में क्या होता है, वो एक ही हाई कोर्ट होता है। ठीक है, और हाई कोर्ट से ऊपर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानते हैं कि हाई कोर्ट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाई कोर्ट राज्य में सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाई कोर्ट क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रत्येक 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 214 और अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट स्थापित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ बात की गई है? अनुच्छेद 214 अध्याय 5 और भाग 6 में ये बात कही गई है। और फ्रेंड्स, एक जनरल नॉलेज की बात, एक बेसिक सी बात तो आपको याद रखनी चाहिए कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। ठीक है, और उसकी स्थापना कहाँ हुई है। तो सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट है। उसकी जो स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात कहाँ कही गई है? ये बात कही गई है अनुच्छेद 231 में, 231 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जो उच्च न्यायालय है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश भी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, इसका समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अकॉर्डिंग ही होता है कि कितनी संख्या होगी। और न्यायाधीशों की संख्या राज्य के क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या और उसके कार्य की मात्रा की, कि उसको कितना कार्य है उस हाई कोर्ट में, ये ध्यान रखकर निर्धारित की जाती है। तो न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा ही करता है। ये तो बात हो गई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है। और मुख्य न्यायाधीश की जो सहायता के लिए उसकी जो अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, एक तो हाई कोर्ट में एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, और उसके अलावा भी अन्य न्यायाधीश, अन्य जजेस होते हैं। तो उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की, अन्य जजेस की नियुक्ति करता है। और इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रपति है, उसको ये अधिकार है, ये राइट है कि वह उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से भारत के राज्य से के किसी भी राज्य में मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। अब बात करते हैं कि न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानते हैं कि उसकी क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहले योग्यता आ जाती है कि वह भारत का
नागरिक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और वह भारत के किसी भी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, मतलब अधिवक्ता मीन्स एडवोकेट रह चुका हो। कितने कितने वर्ष? 10 वर्ष तक। ठीक है फ्रेंड्स, या किसी न्याय के पद पर रह चुका हो, या किसी लोअर कोर्ट में जज रह चुका हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई न्यायाधीश की योग्यता के बारे में, न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसकी अवधि क्या है, उसका कार्यकाल क्या है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष यानी 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। किंतु जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो कितनी वर्ष तक रह सकता है? वो 65 वर्ष की अवस्था तक, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश में त्यागपत्र देकर 62 वर्ष की आयु से पहले भी अपने पद से मुक्त हो सकता है, अपने पद से हट सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे कैसे हट सकता है? 62 वर्ष से पहले त्यागपत्र देके, रिजाइन कर। तो अब बात करते हैं कि उच्च न्यायालय की शक्ति क्या है और उसके कार्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उच्च न्यायालय को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है? तो सबसे पहले आ जाती है उसकी न्यायिक कार्य शक्तियाँ, उसके बाद आ जाती है उसकी अभिलेख संबंधी कार्य शक्तियाँ, उसके बाद आ जाती है प्रशासनिक संबंधी कार्य, उसके बाद आ जाते हैं अन्य कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इनको वन वाइज वन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? न्यायिक कार्य के बारे में। तो फ्रेंड्स जानते हैं न्यायिक कार्य होते क्या है। तो न्यायिक कार्य में न्यायालय का मुख्य कार्य क्या होता है? न्याय करना होता है। तो न्यायिक क्षेत्र में उच्च न्यायालय को प्रारंभिक और अपील ये दोनों ही प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? प्रारंभिक और अपील ये दोनों ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। तो उच्च न्यायालय राज्य के दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में पुनर्विचार का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो फ्रेंड्स, जो उच्च न्यायालय उसको क्या राइट होता है, क्या अधिकार होता है कि वो राज्य के दीवानी व फौजदारी दोनों मामलों को पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब दीवानी होते हैं जो आपके सिविल मैटर होते हैं, और फौजदारी कौन से होते हैं? जो क्रिमिनल मैटर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के झगड़ों के मामलों में जिनकी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील होती है। मतलब कि जो लोअर कोर्ट होते हैं, जो निम्न न्यायालय होते हैं, उन्होंने जो दीवानी और फौजदारी मामलों में अपना डिसीजन, अपना निर्णय, अपना ऑर्डर दे चुके होते हैं, तो उनके जो ऑर्डर और जो निर्णय होते हैं उनके विरुद्ध क्या की जाती है? अपील की जाती है। कहाँ की जाती है? हाई कोर्ट्स में की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे उसे बोलते हैं न्यायालय के विरुद्ध अपील। तो फ्रेंड्स, जो अपील की जाती है उसको सुनने का अधिकार किसको होता है राज्य में? उच्च न्यायालय को। और उच्च न्यायालय के बाद किसको होता है? सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले कार्य और अगली शक्ति की बात करते हैं। तो अगला है अभिलेख संबंधी कार्य। तो राज्य का उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है, और वह अपने अपमान के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकता है। अपमान मीन्स जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका कोई पालन नहीं करता है, तो उसके बदले में हाई कोर्ट उसको दंड दे सकता है। ये राइट है आपका हाई कोर्ट के पास। ठीक है, तो जो भी हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को मानना ही पड़ता है। और संविधान के अनुच्छेद 315 में ये कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, और इस न्यायालय की समस्त शक्ति अपमान के लिए दंडित करने की शक्ति इसमें होती है। मतलब जो भी व्यक्ति इस न्यायालय का अपमान करेगा उसको दंड दिया जाएगा, वो क्या होगा? पुनिशेबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला कार्य और अगली शक्ति क्या है? प्रशासन संबंधी कार्य। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि वह अपने अधीनस्थ जो उसके अधीन न्यायालय लोअर कोर्ट है, ठीक है, उनमें वह प्रशासन संबंधी व्यवस्था को ठीक रखे और अधीनस्थ न्यायालय को अपने नियंत्रण में रखे। तो इसके अंडर क्या क्या पावर है? तो हाई कोर्ट अपने क्षेत्र में किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकता है। ठीक है, और दूसरी आ जाती है जो उसके अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, तो उनके जो कार्य के संबंध में वो उनका रूल बना सकता है। मतलब कि जो उसके अधीनस्थ न्यायालय है उनमें वो कार्य करने के रूल बना सकता है। कौन बना सकता है? हाई कोर्ट। और जो पुराने नियम है उनमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उनमें कुछ मतलब उनमें कुछ परिवर्तन या कुछ हटा सकता है और कुछ उसमें ऐड भी कर सकता है। और जो उच्च न्यायालय है कभी भी किसी भी मुकदमे को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। ऐसा उच्च न्यायालय कब करेगा? ऐसा उच्च न्यायालय तभी करेगा जब उसको कोई संदेह होता है कि जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसमें मुकदमे के निर्णय के संबंध में पक्षपात होगा या पक्षपात हो सकता है, तब वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफ़र कर सकता है। और हाई कोर्ट
उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति और उनके अवकाश आदि के संबंध में नियम बना सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की हाई कोर्ट के शक्ति एवं कार्य के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। जो इस चैनल में नए हैं वो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।